हेलो फ्रेंड, आइए आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में यूनिट 2 के अंदर से एक प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मिस्टर एक्स के जो एक कंपनी का कर्मचारी है, वेतन शीर्षक के कर योग्य आय की गणना कीजिए। वेतन 5,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 3,500 रुपये प्रति माह, मनोरंजन भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह, प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,400 रुपये, उसका स्वयं का अंशदान 7,400 रुपये, निधि से संचित शेष पर ब्याज 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 500 रुपये प्रति माह, चिकित्सा भत्ता 1,200 रुपये प्रति माह। उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दी है। कार के सभी व्यय नियोक्ता वहन करता है। नियोक्ता ने उसे शहर में जनसंख्या 12 लाख की आबादी वाले शहर में असुसज्जित मकान की सुविधा दी है। नियोक्ता 500 रुपये प्रति माह किराया लेता है। मकान का उचित वार्षिक किराया 30,000 रुपये है। हाँ, तो फ्रेंड इसमें इस प्रश्न में आपको इसके जो नए 3 पॉइंट्स हैं उस पर आपको अंडरलाइन करना होगा फ्रेंड। वेतन, महंगाई भत्ता, मनोरंजन भत्ता, ये तो दी गई बातें हैं जिसको मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। ये तीनों जितने भी प्रति माह से रिलेटेड हैं उस पर हम 12 का गुणांक करके उसको वार्षिक आय ले सकते हैं फ्रेंड। यहाँ इस बात को आप ध्यान दें कि प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,400 रुपये। तो हम जानते हैं कि प्रमाणित भविष्य निधि के अंदर नियोक्ता के 12% से अधिक अंशदान को हम कर में शामिल करते हैं, कर योग्य आय में शामिल करते हैं फ्रेंड। और यहाँ ध्यान देंगे, ये नई बात इस प्रश्न में हमको मिल रहा है कि निधि से संचित शेष पर ब्याज 10% वार्षिक से 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये है फ्रेंड। तो इस बात को आप ध्यान दें कि भविष्य निधि का जो फंड है, जो प्रोविडेंट फंड है, उसमें 9.5% जमा पर ब्याज तक कोई कर नहीं देना होता, किंतु यहाँ 10% वार्षिक दर से कहा है तो 0.5% जो कि 10% से, जो कि 9.5% से अधिक है, उस आय को हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ये सब तो ठीक है सर। अब इसके बाद देखेंगे कि उसके नियोक्ता से उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दी है। तो फ्रेंड यहाँ एक बड़ी कार है, तो छोटी कार के लिए हम 1,800 रुपये अप्लाई करते थे, यहाँ हमको 2,400 रुपये अप्लाई करना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि असुसज्जित मकान और सुसज्जित मकान, तो इस चीज को आप ये जानिए कि ये जनसंख्या 12 लाख आबादी वाले क्षेत्र के लिए है, तो 10 से 25 लाख के क्राइटेरिया में आएगा। तो यहाँ आप इस बात को समझेंगे कि जहाँ सुसज्जित मकान कहे फ्रेंड, तो आप ये समझिए कि मकान के साथ उस कर्मचारी को अगर एसी की सुविधा, बागवानी की सुविधा और भी कुछ घरेलू सुविधा जो दी गई है, तो सुसज्जित मकान के अंदर आएगा और उसका 10% हम शामिल करते हैं। अब जैसे असुसज्जित मकान है तो उसमें केवल किराया ही शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न को हमने एक बार पढ़ लिया। अब आइए इसके हल की ओर चलेंगे। सॉल्व। कर योग्य आय की गणना कर योग्य आय की गणना, इसका कर निर्धारण वर्ष 2019-20। इसको इस तरह 2 पार्ट में रखेंगे फ्रेंड। एक होगा विवरण, दूसरी राशि। हाँ, सबसे पहले इसके प्रोसेस को जानेंगे तो पहले पॉइंट पे हम लेंगे वेतन। वेतन ये है 5,000 रुपये प्रति माह। तो फ्रेंड ये 12 माह के लिए होगा 60,000 रुपये। दूसरे पॉइंट पे होगा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता
ये आपको दिया है 3,500 रुपए प्रति माह। तो ये 12 माह के लिए आपका होगा फ्रेंड 42,000 रुपए। तीसरा देखेंगे मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता आपका 1,000 रुपए प्रति माह। तो फ्रेंड ये पूरे वर्ष के लिए 12,000 रुपए मनोरंजन भत्ता के लिए होगा। इसके बाद चौथे पॉइंट पे हम आएंगे प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान। तो यहां लिखेंगे प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के 12% से अधिक अंशदान। फ्रेंड इसके लिए आपको एक छोटा कार्यविधि यहां लेना पड़ेगा, वो आप यहां इस तरह से ले सकते हैं। कार्यविधि यहां देखेंगे प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के 12% से अधिक अंशदान। तो यहां है वेतन का 12%। तो वेतन का 12% कितना होगा फ्रेंड? तो 60,000 गुणित 12/100। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 7,200 रुपए। और चूंकि यहां 7,400 रुपए दिया है, 7,400 रुपए दिया है फ्रेंड, जो कि 7,200 रुपए से 200 रुपए अधिक है। आप देखेंगे कि 7,400 रुपए में हमने 7,200 रुपए माइनस किया तो केवल और केवल 200 रुपए ये वह राशि है जो 12% से अधिक अंशदान की राशि है फ्रेंड। तो इसको हम 200 रुपए यहाँ आय में शामिल करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे तो पांचवें पॉइंट पे हम आते हैं फ्रेंड। और यहाँ देखेंगे तो पांचवें में कहा है कि निधि से संचित शेष पर ब्याज कर 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपए ये दिया हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ भी आप एक कार्यविधि अप्लाई करेंगे। यहाँ देखेंगे तो एक दूसरा कार्यविधि यहाँ आप ले सकते हैं, वो होगा फ्रेंड कि 10,000 रुपए जो है वो 10% वार्षिक दर से, जिसमें से 9.5% तक आपको छूट मिलेगा। तो बच गया फ्रेंड 0.5/10। तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज। तो यह जो है यहां हम लिखेंगे भविष्य निधि में 9.5% से अधिक ब्याज। भविष्य निधि में 9.5% से अधिक ब्याज जो कि होता है 500 रुपए। फ्रेंड इसको इस तरह से शामिल करेंगे। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। तो अगले पॉइंट पर हम देखेंगे नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 500 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे फ्रेंड नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 500 गुणित 12। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए होगा फ्रेंड। अब यहां देखेंगे इसके आगे 7वां है। तो 7वें पर हम देखेंगे चिकित्सा भत्ता 1,200 रुपए प्रति माह। तो यहां हम लिखेंगे चिकित्सा भत्ता 1,200 रुपए प्रति माह। तो 1,200 गुणित 12 यानी कि 14,400 रुपए फ्रेंड। तो 14,400 रुपए ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हाँ इसको हम इधर आगे इस तरह लाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे ये भी हम इस तरह से 2 कॉलम ले लिए, विवरण और राशि। तो यहाँ से हम यहाँ 8वें पॉइंट पे आएंगे। यहाँ कहा है कि उसके नियोक्ता ने उसे एक बड़ी कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए दी और सभी व्यय नियोक्ता करता है। तो फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे कार, और चूंकि ये बड़ी कार है इसलिए यहाँ हम 2,400 रुपए को 1 साल के लिए अप्लाई करेंगे फ्रेंड। तो ये होगा 28,800 रुपए फ्रेंड, 28,800 रुपए। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे
90 नंबर पर, तो 90 नंबर पर यहाँ कहा है कि नियोक्ता ने उसे शहर में असुसज्जित मकान की सुविधा दी है। नियोक्ता 500 रुपए प्रति माह किराया लेता है। तो फ्रेंड यहाँ किराया में छूट हमको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको एक छोटा कार्यविधि करना पड़ेगा। वो कार्यविधि मैं यही आपको बता रहा हूं। तो देखेंगे कि कार्यविधि क्या होगी। तो फ्रेंड ये कार्यविधि आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि वेतन आपका अमाउंट होगा 60,000 रुपए प्लस चिकित्सा अमाउंट होगा आपका 14,400 रुपए, और उसके बाद मनोरंजन भत्ता होगा आपका 12,000 रुपए, और इसके आगे नगर क्षतिपूर्ति भत्ता ये आपका होगा 6,000 रुपए। फ्रेंड इस पूरे का टोटल आपका हो जाएगा 92,400 रुपए, और इसका 10% आप यहां लिख पाएंगे 9,240 रुपए। अब इसके बाद आप यहां देखेंगे कि नियोक्ता 500 रुपए प्रति माह किराया लेता है। तो नियोक्ता ने लिया कितना, नियोक्ता ने लिया, तो इसको हम यहां माइनस कर देंगे फ्रेंड। नियोक्ता ने लिया, तो नियोक्ता ने जितना किराया लिया उसको हम यहां माइनस करेंगे फ्रेंड। तो 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से उसने लिया, 500 गुणित 12 यानी कि 6,000 रुपए। 6,000 रुपए उसने लिया, तो 3,240 रुपए ये हम इस पॉइंट में शामिल करेंगे किराया में छूट। फ्रेंड यहां होगा किराया के अंतर हम यहां लिखेंगे 3,240 रुपए फ्रेंड। इस तरह से इस कार्यविधि को हम अब यहां मिटा देते हैं। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं फ्रेंड। तो आगे अब यहां से जितने भी राशि थी जिसको आय में शामिल करना था फ्रेंड हमने ले लिया। अब इसका टोटल हम यहाँ लगाएंगे, तो टोटल इसका यहाँ हो जाता है फ्रेंड 1,67,140 रुपए, 1,67,140 रुपए, जिसमें से हम ऋण मानक कटौती, जिसमें से धारा 16 की मानक कटौती, धारा 16 की कटौती ये लिखकर 40,000 रुपए यहाँ माइनस कर देंगे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि कर निर्धारण वर्ष हमारा 2019-20 है, तो 40,000 रुपए हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और बाकी का जो बैलेंस है 1,27,140 रुपए ये कर योग्य आय। इस प्रकार से ये कर योग्य आय की गणना यहाँ पूरी हो जाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड इस हल को दोबारा से और अच्छे से आप वॉच कीजिए, और फ्रेंड इस सॉल्यूशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि आपको और किस तरह के प्रश्नों का हल चाहिए फ्रेंड। ओके, थैंक्स।